नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस बार का चुनाव कई मायनों में बड़ा अलग-सा दिखाई दे रहा है। इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि राजनीति का स्तर कुछ लोग काफ़ी गिराने पे तुले हुए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो वो लोगों से कनेक्ट करते दिखते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं, जो हमला करते हुए दिखते हैं। इसकी मोटी वजह है, चुनाव से पहले ही कई बार और चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि जो लूटा है वो लौटाना होगा और अब लूटने वाले लोग बड़े परेशान हैं। एक और बात दिखाई दे रही है, कई बार हताशा में भी लोग बड़ी बेतुकी बातें करते हैं। हार सामने होती है इसलिए बेतुके बयान भी सामने आ रहे हैं। अगर इन्हें आईना दिखा दिया जाए कहीं या अमरावती की जैसे सांसद हैं नवनीत राणा, वो इन्हें आईना दिखा दें, तो ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो हल्ला मचाने लगते हैं। इन दिनों जो बयानबाज़ी सुनने को मिल रही है, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, करंट विषयों के जानकार अनिल गुप्ता जी, उनको मैं जोड़ लेती हूँ और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी नमस्कार, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये आजकल क्या चल रहा है चुनाव में, ऐसी उल्टी-सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। मीन्स हद हो गई संजय राउत का जो बयान है, बड़ा ताज्जुब करने वाला है। शिवसेना के यूबीटी नेता जो है संजय राउत, वो ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र का अपना एक इतिहास है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है। और फिर वो कहते हैं कि औरंगज़ेब का जन्म भी गुजरात में हुआ। इतिहास देख लें, ये भी हमें पता है। दाहोद गाँव में उनका जन्म हुआ, ये भी सबको पता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ध्यान रखें, एक बार औरंगज़ेब को हमने महाराष्ट्र से बाहर किया था और 27 साल तक औरंगज़ेब महाराष्ट्र जीतने के लिए लड़ता रहा। आखिर में उसी औरंगज़ेब को गाड़ करके हमने उसकी कब्र बना दी। और जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, जो वाक्य है, वो ये है कि उन्होंने लास्ट में कहा कि मोदी तू क्या चीज़ है? यानी कि ये तो सीधा-सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी हो गई। तो अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये क्या साउंड कर रहा है? देखिए, ये जो कुछ भी है, जो आपने बात कही कि ये हताशा उनकी झलक रही है। और वैसे तो अगर लोकतंत्र के अंदर चुनाव अपनी बात को रखने का, मतदाताओं के सामने जाने का एक मौका होता है, और उसके अंदर सभ्यता, शालीनता, शिष्टाचार उसका रहता है। लेकिन जब किसी का ये दिखाई पड़ जाए कि हमें हार स्पष्ट है और अब हम कहीं के रहने वाले हैं नहीं, हमारा सारा दुकान बंद हो जाएगी, तो फिर वो बौखलाहट के अंदर और मानसिक संतुलन खोकर इस प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। और पहले भी वैसे तो, जहाँ तक कांग्रेस का इतिहास है, पिछले दो चुनावों में जब से मोदी जी देश के राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, तब से कभी उन्हें मौत का सौदागर, कभी और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देकर उन्होंने काफ़ी अपनी भड़ास निकाली है। और हर बार जनता ने उनको उनकी उस भड़ास का बड़ा अच्छा जवाब दिया है बैलेट के जरिए। और दोनों बार 2014 में भी और 2019 में भी 30 साल के अंतराल के बाद में पहली बार 2014 में एक दल की स्पष्ट रूप से बहुमत की सरकार बनी थी। और 2019 में उसकी संख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। और उम्मीद ये दिखाई पड़ रही है कि 2024 में नारा तो अब की बार 400 पार का है, लेकिन 400 पार भी नहीं तो 400 के आसपास जरूर पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी सारे के सारे दल, चाहे तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हो,
चाहे वो ओवैसी हो या उत्तर के अंदर प्रियंका जी हो, या महाराष्ट्र के अंदर अब मोर्चा संभाल रखा है उद्धव ठाकरे, इन्होंने संजय संजय राउत। संजय राउत ने। तो ये अब भूल जाते हैं इस बात को कि जिस शिवसेना का ये प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उस शिवसेना के जो संस्थापक थे बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, वो शिवाजी महाराज की और हिंदू पद पातशाही की स्थापना के ही लिए शिवसेना का उन्होंने जन्म उसको बनाया था, गठन किया था। और आज हिंदू पद पातशाही जिसकी स्थापना का संकल्प छत्रपति शिवाजी ने लिया था, अगर उसको स्थापित करने की दिशा में कोई प्रयास कर रहा है, वो केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और ये उसी के खिलाफ जाकर जो औरंगजेब को महान बताने वाले नेता हैं या दल हैं, ये आज उनकी चापलूसी करते दिखाई पड़ रहे हैं। और उनकी चापलूसी करके इनके ये कहने का मतलब कि ये औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ था, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मोदी जी को औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात कहने की। और ऐसा करके वो उस दल को भी और उस दल के संस्थापक को भी और उस दल के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज को भी, सबको ही वो एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। और इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हार इनको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, विदेशी मीडिया वैसे चाहे कितना भी भारत के बारे में नेगेटिव लिखे, लेकिन एक बात सब स्वीकार कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार देश के अंदर आने जा रही है। और ये सारे के सारे जो आकलन हैं, ये इतने स्पष्टता के साथ में राइटिंग ऑन दी वॉल हैं कि ये हजम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो कभी तो जमीन में गाड़ देने की बात करते हैं, कभी एक और नेता थे जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात करी थी, हम बोटी बोटी काट देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये केवल मानसिक असंतुलन को ही दर्शा रही हैं और दिखा रहे हैं कि वो किस कदर अपनी हार से प्रभावित होकर अपना संतुलन पूरी तरह खो चुके हैं। मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, केवल अनर्गल बयानबाजी और अपशब्दों का बयान पर प्रयोग, यही उनका भाषा का स्तर रह गया है। और ऐसा करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जनता इन सब चीज़ों को देख रही है और हिंदुस्तान की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। और जो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें करने वाले लोग हैं, उनको पहले भी जवाब दिया है जनता ने, और इस बार फिर वो जवाब देंगे और बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। तो उनको दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये कुछ नहीं करने वाले हैं। भ्रष्टाचार का भी आपने जिक्र किया था। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि अभी 3 दिन पहले झारखंड के एक मंत्री के निजी सचिव का नौकर, मंत्री के निजी सचिव का नौकर, उसके घर में छापा लगाया गया तो 35 करोड़ रुपए का उसके यहाँ से जखीरा पैसा बरामद हुआ। ये तो एक छोटी सी वानगी है। और मोदी जी ने, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जो जनता का धन लूट कर अपना तिजोरियां, अपने गोदाम भरे हुए हैं, उन सबको सजा मिलेगी। और निश्चित जान लीजिएगा कि 4 जून के बाद में जो इस प्रकार के कृत्यों में संलग्न रहे हैं, उन सबकी किसी की कोई खैर नहीं है और उन सबकी शामत आने वाली है। तो ये सारे के सारे जितने भी भ्रष्टाचार के कामों में लगे हुए लोग थे, यही सारे के सारे एक संयुक्त मोर्चा बनाकर और एक प्लेटफार्म पर आए हैं। और एक प्लेटफार्म पर आकर वो ये सोचते हैं कि शायद सारे के सारे चोर मिलके और एक ईमानदार आदमी को डिगा सकेंगे। वो संभव नहीं है, वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, ना ऐसा हो पाएगा। अनिल जी, आपने बहुत सही कहा। सैम पित्रोदा अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। अब आपने उनका बयान जान रहे होंगे, उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों को कहा कि ये चीनी दिखाई देते हैं, साउथ के लोगों को कह रहे हैं ये अफ्रीकन दिखाई देते हैं। एक और बात है, मतलब
बिल्कुल डूब चुकी कांग्रेस को ये पूरी तरह से तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो ये तो एक तरह से स्टार प्रचारक हो गए ना जो आई शुड से कि 400 पार तक लेके ही जाएँगे, ऐसे काम ये कर रहे हैं। हम लेकिन इसके बावजूद भारतीयों के रंग रूप पर जो है तुलना करने वाले ये कौन होते हैं? ऐसा है, सैम पित्रोदा इतने ज्यादा कुंठित हैं कि अपना वास्तविक सही नाम सत्येन गंगाराम पित्रोदा वो भी लेने में उन्हें शर्म आती है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि यहाँ से जो गिरमिटिया या एग्रीमेंट के जरिए भारतीयों को विदेशों में काम करने के लिए भेजा गया था, उसी गिरमिटिया उसमें उनके भी पूर्वज यहाँ से देश से गए थे और जाकर एक दूसरे देश में स्थापित हुए और वहाँ से फिर वो अमेरिका इंग्लैंड सब जगह पे घूम के अब वो वहाँ उन्होंने अपना नाम भी सत्येन की जगह सैम पित्रोदा कर लिया। तो अब उनको तो कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन जो उन्होंने कहा है बयान, जो लेटेस्ट बयान उनका है कि दक्षिण के लोग जो हैं वो अफ्रीकी जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो ना तो उनको साइंस की जानकारी है, ना इतिहास की जानकारी है, और ना ही उनको जो है एंथ्रोपोलॉजी की जानकारी है। जी। जहाँ तक इसका बात है, सब लोग जानते हैं, विज्ञान के लोग सब जानते हैं कि आज से लाखों साल पहले हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा था वो भूभाग के जरिए अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका तक बाई रोड मतलब बाई लैंड हम रूट्स हमारा जाना आना था। इसलिए कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि अफ्रीका में सबसे पहला मानव जो पहुंचा वो दक्षिण भारत से पहुंचा, उस दक्षिणी सिरे से ही वो लैंड रूट के जरिए गया। और बाद में फिर काफी टाइम के बाद में जब वो वापस वहां से आए घूम के, हैं, तो उस टाइम तक वो जो जोड़ने वाला बीच का टुकड़ा था जिसको लोग लेमुरिया के नाम से जानते हैं, जी, कनेक्टिंग जो लेन है, कनेक्टिंग लैंड जो कनेक्टिंग जो थी, रोड है। वो लैंड मास जो था उसको लेमुरिया कहा जाता है, LEMURIA, लेमुरिया। वो सारा समुद्र के गर्भ में समा गया और वो सबमर्ज हो गया। तो ऐसा होता रहता उसमें। हिमालय जहाँ आज हिमालय खड़ा हुआ है वहाँ पहले कभी समुद्र था और जब दो चट्टानें टकराई तो उनसे वो पहाड़ ऊपर खड़ा हो गया, हिमालय उठ गया। तो भूमि के अंदर हलचलें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही वो लैंड हमारी सबमर्ज हो गई और वो हिस्सा हमारा अफ्रीका कट के अलग हो गया। इसलिए अफ्रीका हमसे कोई अलग नहीं था और वहाँ के लोगों का अगर रंग रूप आकृति वो हमारे लोगों से मिलती जुलती है, तो इसका कहकर उनको ये कहना कि साहब इनका तो ये अफ्रीकी हैं या अफ्रीकी जैसे हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं। इसी तरह से जो लोगों के फीचर्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो लोगों की शक्ल सूरत है, ये सारी की सारी जियो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पर बनती बिगड़ती है। तो हमारे यहाँ सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा हिस्सा है वो सारा जो लोग मतलब इंसानों को क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो मंगोलॉइड्स कहलाते हैं, जिनके चेहरे थोड़े से गोल और उस टाइप के होते हैं, तो वो सारा का सारा हमारे, कई बार ऐसी गलती हमारे यहाँ भी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे बेंगलोर में रहते हैं तो कई बार वो लगता है कि अरे भाई ये तिब्बती है या चाइनीज है। बाद में जब पता चलता है कि नहीं नहीं हम तो नागालैंड के हैं, हम तो मिजोरम के हैं या हम तो मणिपुर के हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, उनसे माफी मांगनी पड़ती है कि भाई वी आर सॉरी है। लेकिन चूंकि उनके फीचर्स उस टाइप के हैं तो इसके कारण से उनकी तुलना ये कह देना कि चाइनीज हो गए या ये अफ्रीकी हो गए, तो इससे क्या है, वो खुद को बताया ना कि उनकी शक्ल किससे मिलती है? तो वो अपना भी तो बता दें कि वो किसको अपना पुरखा मानते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की उल जलूल अनर्गल बातें करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये तो खैर अच्छा ही हुआ कि उनके इस प्रकार के बयानों से बौखला कर और उसके फॉल आउट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा ले लिया और उनसे जो विदेश के प्रवक्ता थे वो उस प्रवक्ता का उनसे दायित्व वापस ले लिया है। ये एक मेरे ख्याल में समझदारी का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये और ज्यादा ये डैमेज करे, बिल्कुल ही बंटाढार कर दे, उससे तो अच्छा है कि इसे घर बैठाओ और इनको आराम करने दो। तो ठीक है, करेंगे। नहीं, एक्चुअली कांग्रेस के सामने कोई और चारा नहीं था ना। उन्हें अपनी जान बचानी थी क्योंकि जितने इंडी लाइन्स वाले लोग थे वो भी पीछे पड़ गए, बोले कि हम इस बयान से कोई सपोर्ट नहीं करते हैं।
अब मजबूरी थी, करना पड़ा। नहीं, ऐसा है ना कि सैम पित्रोदा के जो अ, मतलब चेले हैं या उनके जो अनुयायी हैं, वो कांग्रेस के अंदर ही तो हैं, लेकिन बाकी दलों के अंदर थोड़ी हैं। बाकी दलों के अंदर वो ठीक है कि आज वो मोदी से घबरा कर कांग्रेस के साथ में एक मंच के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनका बेसिक संस्कार है वो डिफरेंट है। और वो सारे के सारे ही अलग 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 अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए हैं। और जो कि वो जी, कांग्रेस के विरोध में हैं, तो उनकी विचारधारा भी डिफरेंट है। केवल एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट हुए हैं, और उसी मुद्दे के कारण से वो सारे के सारे एक साथ मोदी का विरोध करने पर लगे हैं। लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर तो वो ऐसा कोई बयान दे के अपना आत्महत्या नहीं करेंगे ना, कि जो कांग्रेस कर रही है। सही कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सैम पित्रोदा जो हैं, ये राहुल गांधी का ही एजेंडा चला रहे हैं? क्योंकि विदेश में जब ये जाते हैं तो इस तरीके की बातें करते हैं भारत के लिए। नहीं, इनके लिए इनको ना तो ये पता है कि भारत क्या है, अगर ना ही इनको ये पता है कि भारत की संस्कृति क्या है, ना इन्हें ये पता है कि भारत का इतिहास क्या है, भारत की परंपरा क्या है। जहाँ जाते हैं वह उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बयान बोलते हैं, और इनके जो भाषण होते हैं वो सारे के सारे स्पॉन्सर कराए जाते हैं। और कौन उनको स्पॉन्सर कराता है, कौन उनके लिए फंडिंग करता है, कौन उनको वहाँ पर प्रॉप अप करता है, तो ये तो वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। उसके बारे में हमें सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कितनी काबिलियत है, वो कैम्ब्रिज में जाके भाषण दे दें, ऑक्सफोर्ड में जाके भाषण दे दें। जो आदमी 4 शब्द बिना लिखे नहीं बोल सकता, वो आदमी वहाँ पर भाषण देगा जाकर। ये सब कराया जाता है पैसा देकर। नहीं, भाई आपने कैम्ब्रिज की बात की तो मैं याद दिला दूँ, अब जो रिसेंट ये गए थे अपनी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को छोड़ करके, बीच में हम्म। गए थे तो लोगों ने उसको फ़ॉलो किया। हम्म। अब वहाँ पे एक साइट पे जाकर के देखा तो ये पता चलता है कि ना तो ऐसा कोई भाषण था, ना राहुल गांधी को किसी ने इनवाइट किया था। अब ये कहाँ घूम के आ गए, किसी को पता नहीं। अभी वो तो उनकी तो सारी कहानी बहुत रहस्यों में लिपटी हुई है ना। जी, और वो अपने हर चीज को गोपनीय रखना चाहते हैं। जी, जी। विदेशों से उनका ज्यादा लगाव है, आखिर हो भी क्यों नहीं। आखिर कांग्रेस का जन्मदाता भी तो एक अंग्रेजी था, एओ ह्यूम। और बिल्कुल। आज भी कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है वो विदेशी मूल की ही है। तो इसलिए उनको विदेशों में अपना उल्टा सीधा एजेंडा चलाने में या दिखाने में, और भारत के खिलाफ बोलने में वहाँ उनको ज्यादा मजा आता है। उनको लगता है कि अच्छा, शायद इससे मेरे कद ये बढ़ रहा लोग अनिल जी कुछ भी बोले तो उसको भूल जाते हैं। अब हैदराबाद में बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र की अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उनको वो बात याद आ गई 15 मिनट वाली, है। तो हम्म। उन्होंने उसका पलट के जवाब दे दिया। हम्म। जब आपको याद होगा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने अकबरुद्दीन ने कहा कहा था। था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, तो इन्होंने हम्म। उसका जवाब दिया। अब ओवैसी उछले-उछले घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि जब तक एक तरफा उनका वो चलता रहता है प्रलाप, मैं प्रलाप ही कहूंगा उसे, हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब उनको कोई आईना दिखा देता है तो उनको अपनी हैसियत पता चल जाती है। अकबरुद्दीन ने कहा था कि हमें 15 मिनट दे दो, हम साफ कर देंगे यहाँ से। नवनीत राणा ने कह दिया कि हमें 15 सेकंड दे दो, हम 15 सेकंड में काम कर देंगे। बिल्कुल। और ये इनको पता है इस बात का कि भाई तुम 15 मिनट 15 सेकंड की जो बातें कर रहे हो ना, हैं, भाई अगर हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद में यहाँ रहकर तुमने भारत के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये ये हिंदू भारत की उदारता है, सहिष्णुता है कि देश का विभाजन करवाने वाले लोगों में से भी एक वर्ग तबके को यहाँ पर रहने दिया, अलाउ करा उसे। वरना जब मजहब के आधार पर देश बन गया था तो उसी टाइम निकल जाना चाहिए था। लेकिन अ, हमारे उस टाइम के जो नेता थे, अब उनकी शॉर्ट साइटेडनेस कहें या वोट के लिए उनका लालच, उन्होंने जानबूझ कर रोका। आपको याद होगा एक सीरियल आया था बुनियाद,
उस बुनियाद सीरियल के अंदर सबसे पहले एपिसोड के अंदर ये होता है कि वो जो हवेली नाम से लोग कहते हैं कि अरे भाई, अब तो देश का विभाजन होने जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बन रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन रहा है, तो हमें सबको वापस हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। तो एक कांग्रेसी नेता उनके अंदर से कहता, नहीं नहीं नहीं, गांधी जी ने कह दिया है कि किसी को अदला बदली की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जहां पर रहेगा रहा है वहीं रहेगा। है? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 30 लाख लोगों की जान गई। अगर समय से वो सुरक्षित रूप से या तो देश का विभाजन न करते हैं, लेकिन अब देश का विभाजन की भी अलग कहानी है। जी, भाई, जी। गांधी जी पूरी जिंदगी कहते रहे कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन 2 जून 1947 को लेडी माउंटबेटन दोपहर के 11 बजे, जून की तपती हुई दोपहरी में नेहरू जी के पास में पहुंचती हैं। 3 घंटे बंद कमरे में नेहरू जी के साथ में उनकी वार्तालाप हुई है, और वार्तालाप क्या हुई है तो वो दोनों जाने। जब बाहर निकले, कमरे का दरवाजा खुला, तो नेहरू जी ने कह दिया हम पाकिस्तान बनाने को तैयार हैं। गांधी जी से कहा गया कि भाई अब आप क्या करेंगे? बोले भाई देखो, जवाहर ने कह दिया है, मेरे में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा कर सकूं, तो जवाहर ने कह दिया तो मानना पड़ेगा। लेकिन वही गांधी जी 6 महीने बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने के मुद्दे पर आमरण अनशन करने के लिए बैठ गए। उनके अंदर शरीर में पूरी जान आ गई उस टाइम, आमरण अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलवाने के लिए। तो ये दोहरा चरित्र जो था हमारे उस टाइम के बहुत बड़े कद वाले महान नेताओं का, उनके कारण से सारा देश को दुर्भाग्य देख पूर्ण स्थिति को सामना करना पड़ा। और ये धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं, और वो जो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था धीरे धीरे हट रहा है। लोग सच्चाई को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, समझने के लिए और कोशिश भी कर रहे हैं। भाई, जिस तरह से एक एक करके चीज़ें खुल के आ रही हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक से गुम, मतलब छुपाकर तब धोखा देकर काम कराया गया। तो ये हमेशा से ही उनका काम ये रहा है कि पब्लिक को सच्चाई ना पता चल जाए, क्योंकि जिस दिन पब्लिक को सच्चाई पता चल जाएगी उस दिन तुम्हारा सारा जो है ढोल की पोल खुल जाएगी। तो इसलिए सच्चाई को छुपाने में उनका ज़्यादा जोर रहता था। सच्चाई जान जाए लोग, इस बारे में बिल्कुल भी उनका वो नहीं रहता था। भाई, आज तक कांग्रेस के नेताओं ने या जवाहरलाल नेहरू ने या उनके किसी जीवनीकार ने, किसी ने क्यों नहीं बताया कि 17 मार्च 1946 से और 26 मार्च 1946 तक नेहरू जी ने सिंगापुर के अंदर एडवीना माउंटबेटन और ये माउंटबेटन की लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी मेहमान नवाज में इनके गेस्ट बनकर सिंगापुर में क्या किया था, क्या वार्ता हुई थी 9 दिन तक? क्या 9 दिन तक वहां पर सिंगापुर के मौसम के बारे में चर्चा हुई थी? सत्ता के हस्तांतरण की शर्तें तय हुई थी वहां पर, गोपनीय शर्तें, वो आज तक भारत सरकार ने भी जारी नहीं करी। जानने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया, किसी ने इस बात पर शोध भी नहीं किया। मुझे किसी ने बताया था कि वो सारी की सारी रिपोर्ट माउंटबेटन इंग्लैंड को भेजते थे, और उनकी एक कॉपी इंग्लैंड से अमेरिका को जाती थी, और इंग्लैंड की आर्काइव्स के अंदर बहुत अति गोपनीय रिकॉर्ड के अंदर वो रखी हुई है। और इसी तरह से जो अमेरिका में रिपोर्ट गई है, वो न्यूयॉर्क के पब्लिक लाइब्रेरी के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अंदर वो सारी की सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं। ये मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकता है पॉसिबिलिटीज कि क्या उनको पब्लिक के सामने लाया जा सकता है। उनसे पता चलेगा कि 9 दिन तक क्या डेलिब्रेशंस हुए थे जिन्होंने देश का भविष्य और भाग्य बदल दिया। और उसके फौरन बाद ही माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया। फिर उसके बाद वो यहाँ के वायसराय बन गए। उन्होंने गवर्नर जनरल बनने के बाद में यही काम किया कि एडवीना के सहारे नेहरू को पटाया और पाकिस्तान बनवाया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनिल जी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल ये कांग्रेस की चूंकि आपने बात की है, तो जो बचे कुछ चेहरे रह गए हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी
राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी भी बहुत ज़्यादा बड़बोलापन करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब वो अपने बिल्कुल भाई की तरह राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। प्रधानमंत्री तो जी के ऐसा लिए भी उन्होंने टीका-टिप्पणी की है और राहुल गांधी का तो आपको पता ही है कि उनके पिता समान हैं और उनके लिए कैसे तू-तड़ाक से बात करी इन्होंने। वो उनकी सभ्यता है, उनकी तहज़ीब है, उनके संस्कार हैं और अपने संस्कारों के हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। उनसे आप बेहतर उसकी उम्मीद ना करें और न जो कुछ उन्होंने अनिल जी, सं मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ। अब ये बात उठने लगी है कि हम लोग राहुल को पप्पू बोलते हैं, हुँ। लेकिन वो पप्पू नहीं है, वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए, एजेंडा तो इन सब का एक ही है कि भारत को कैसे कमज़ोर रखा जाके रहे और कैसे इसके एग्ज़ैक्टली। अंदर लूटने-खाने के रास्ते तलाशते रहा जाए। अभी परसों ही आपने देखा होगा विषय का थोड़ा-सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। तो एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन थी, हैं, जो बाहर से विदेश से आयात की गई थी, उसके बारे में आया कि उसके कुछ केसेज़ में आइसोलेटेड केसेज़ के अंदर कुछ रिएक्शंस हुए हैं, जिसके अंदर खून के थक्के जमने की शिकायत सामने आई है। कंपनी ने पहले भी अपनी आशंका ज़ाहिर करी थी और अब वो क कन्फर्म हो गया, उसने मान भी लिया है। तो शोर मचा रहे कि साहब टीके क्यों लगवा दिए, टीके क्यों लगवा दिए? अरे भाई, मोदी का टीका तो भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन के नाम से मार्केट में उतारा था और कोवैक्सीन का 3 साल में अभी तक भी एक भी केस कोई एडवर्स रिएक्शन का सामने नहीं आया है। तो वो जो टीका था, जो रिकॉर्ड टाइम के अंदर रिकॉर्ड लोगों को लगाया गया और मुफ्त में लगाया गया, इनका एजेंडा ये था कि भाई उस टीके की जगह बाहर से विदेश से मंगाया जाए और एक-एक टीका वो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर रखने की उसका था, उतनी सुविधा भारत के अंदर नहीं थी। उसके लिए भी जो सप्लायर कंपनी थी वो कोई शेड्यूल्ड प्रोग्राम कमिट करने को तैयार नहीं थी। किसी एडवर्स रिएक्शन के लिए अपनी कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी और सारी चीज़ें वो भारत सरकार के ऊपर डालना चाहती थी। तो इसलिए भारत सरकार उसे नहीं लेना चाहती थी। तो पिछले दिनों अगर जिन लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी वैक्सीन वार, उसके अंदर बहुत चीज़ें सारी हैं जो सच-सच सामने आई हैं। तो जी, जी। ये ऐसा है ना कि इनका एजेंडा केवल यही है कि भारत के खिलाफ विदेशियों के पक्ष में बोलो और सीधा-सीधा उसका फंडा ये था कि भाई अगर मान लिया 1 लाख करोड़ की वैक्सीन आएगी, 15% तुम्हारे को कटबैक मिल जाएगा, हैं? तो 15,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी की जेब में चला जाएगा। एजेंडा उनका केवल एक फिक्स था। अब ये तो हमारे प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया, तो देश बच गया। हम लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन की फ्री में मुफ्त में लगाई हैं, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ। प्रियंका गांधी, जो आजकल बहुत आगे बढ़-चढ़ के बोल रही हैं और भूल रही हैं कि उनके घर में कितनी लड़ाई मची हुई है। 10 जनपद पे किस तरीके से उनका तिरस्कार किया गया और रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट दी गई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके नॉलेज में भी हैं। लेकिन फिर भी वो अपना बड़बोलापन जारी रखे हुए हैं। क्या कहते हैं? अब ऐसा है ना, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत ज़ोर-शोर से कहा था, हैं? अब वो लड़की हूँ, तो उनको लड़ नहीं कितना सकती हूँ। कितना अमेठी अधिकार और रायबरेली से लड़ नहीं सकती हूँ। लड़ नहीं सकती हूँ और दूसरी बात है कि लड़ना चाहूँ भी, मन में इच्छा भी हो, तो भी नहीं टिकट मिलेगा। क्योंकि वहाँ भी देखा जाए ना कि मेल शोविनिज़्म तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने परिवार में भी कायम किया हुआ है। वो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, जिस महिला को आगे बढ़ने से उन्हीं के घर के लोगों ने रोक दिया, तो काम क्या महिलाओं को कल्याण करेंगे वो। और जो वो बढ़ चढ़ के बोल रही है, वो अपनी भी मुझे लगता है कि अपनी कुंठा को हताशा कोई बड़बोलेपन से ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रही है और कोई उसके अंदर नहीं है और कोई उसकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। वो अगर चुनाव टिकट मिल जाता उसको तो अच्छा रहता, क्योंकि उसको अपनी औकात पता चल जाती है और जिन लोगों को है कि साहब वो आ जाएगी तो पता नहीं क्या दोबारा से इंदिरा गांधी का पुनर्जन्म हो जाएगा, है, तो उन सब की भी जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है, पता चल जाता है कि कितने पानी में है।
लड़ने के लिए तो गांधी परिवार के दामाद भी तैयार बैठे थे। उन्होंने हाँ, वो 1 महीना पहले से ही जो है अपना रुमाल रखा हुआ था, लेकिन किसी ने उनको पूछा ही नहीं। मतलब भारतीय परंपरा तो ये कहती है कि दामाद की ज़्यादा इज़्ज़त होती है, लेकिन वहाँ तो दामाद को बिल्कुल पूछा ही नहीं गया नहीं और तो वो बेचारे एजेंसी को जो है इंटरव्यू कर रहे हैं भाई कि बेटा का मेरी बड़ी इच्छा है, मैं देश की सेवा करूँ, ब्ला-ब्ला। बेटे की गद्दी दामाद को कैसे दे देते? जी। बेटा चाहे नालायक ही सही है, लेकिन है तो बेटा ही। तो वो अनिल जी, कैसे आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को लोगों के साथ में सामने अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बार 400 पार। जय श्री राम। जय श्री राम।